अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक जो है मॉडर्न प्रोज उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो सारा लेसन है इसमें डिस्कशन है साइंटिफिक मेथड्स की जो हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले हमारी क्या कंडीशंस थी जो अब चेंज हो गई हैं। हमारे रहन सहन के तरीक़ों में, हमारे वे ऑफ लिविंग कैसा था जो अब चेंज हो के इम्प्रूव हो चुका है, और सारा का सारा जो है वो साइंटिफिक मेथड्स की वजह से ही है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये लिखा है डैरल बर्नार्ड ने और लॉन एडवर्ड ने। ये दो लोगों के लिखा हुआ लेसन है। ठीक है, ये दरअसल एक बुक लिखी थी उन्होंने, वो उनकी बुक का नाम था द न्यू बेसिक साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1956 में। इन्होंने ये बुक लिखी थी, और ये जो आपके सिलेबस में ये जो शामिल किया गया है ये लेसन, उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इसमें शामिल किया गया है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि आज से 100 इयर्स पहले हमारी जो वे ऑफ लिविंग था वो कैसा था और इम्प्रूव होने के बाद वो कैसा हो गया है। आगे फर्दर इसमें मज़ीद चेंजेस तो आते जा रहे हैं और मॉडर्न से मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन 100 इयर्स बिफ़ोर और अब का जो कंपैरिजन है प्रेजेंट का, वो इसमें दिखाया गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि इसके दो राइटर्स हैं, एक डैरल बर्नार्ड है और दूसरा लॉन एडवर्ड है। अगर हम डैरल बर्नार्ड का देखें तो वो कौन है, वो वन ऑफ द बेस्ट थिंकर इन द साइंस एजुकेशन, और वो है कोलोराडो अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है, और वो है चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क का। ठीक है, दूसरा जो है लॉन एडवर्ड, वो भी बड़ा वेल लर्नड पर्सन है, वो है चेयरमैन साइंस डिपार्टमेंट डेनबरी स्टेट कॉलेज डेनबरी का। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हो गया इनके राइटर से मुतल्लिक। तो अब देखते हैं कि वो हिस्सा जो उन्होंने हमारे सिलेबस में शामिल किया था इस बुक में से, जो थी द न्यू बेसिक साइंस, वो उसमें क्या डिस्कशन करता है। अच्छा, इसमें उसने उसको 4-5 कैटेगरीज़ बना दी हैं, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है उसने 1 बाय 1। वो करेगा क्या कि वो हमें बताता जाएगा कि एक चीज़ को वो ले लेगा, एक डिपार्टमेंट को लाइफ के, और उसमें वो हमें बताता जाएगा कि 100 इयर्स बिफोर ये कंडीशंस चल रही थी और आज हमारे हालात ये चल रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि हमारा जो वे ऑफ लिविंग है हमारे फोर फादर से बहुत बेटर है, हम उनसे बहुत अच्छे हालात में आ चुके हैं। सबसे पहले वो शुरू करता है बेटर डिज़ीज़ कंट्रोल। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस हुई है वो ज़रा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, तो वो कहता है कि हमारा जो अब डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का जो मेथड है वो बहुत बेहतर हो गया है। तब हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, और वो साथ साथ इन सारी चीज़ों को कंपेयर करता है। वो कहता है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले बच्चे जब पैदा होते थे तो उन बच्चों में से एक बच्चा था जो कि बचता था अपनी फर्स्ट बर्थडे तक। ठीक है, यानी कि 1 साल का होने तक 7 बच्चे जो थे, वो 8 में से 7 बच्चे उनकी डेथ हो जाती थी बीमारियों की वजह से। ठीक है, उनको डिफरेंट तरह की बीमारियां होती थी जिसकी वजह से उन बच्चों की डेथ हो जाती थी, क्योंकि पुअर हेल्थ कंडीशन थी तब। और वो फिर बताता है कि अगर कोई बच्चा वो बच जाता है, 6 साल की उम्र तक जाते जाते उसको स्मॉल पॉक्स हो जाते थे, ये एक और डिज़ीज़ है। ठीक है, वो कहता है कि स्मॉल पॉक्स हो जाता था उसे, और फिर जब वो 12 साल की उम्र तक पहुंचता था तो उसको मीज़ल्स, वूपिंग काफ, डिप्थेरिया, इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, वो कहता है कि सारे के सारे ये जो थी बच्चे की बर्थ से ही चीज़ें शुरू हो जाती थी, और बड़ी मुश्किल से था कि कोई बच्चा बचता था इन बीमारियों से। एज के साथ साथ उसको डिफरेंट बीमारियां लगती रहती थी, कोई सर्वाइव कर पाता था, किसी की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब वो अब की बात करता है तो वो कहता है कि हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। इन सारी बीमारियों के जिसका उसने जिक्र किया है पहले, वो सारी की सारी जो हैं उनकी वैक्सीन तैयार की गई है। आपको पता है कि बच्चे के पैदा होते ही उसको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती है, जो कि 2-2.5 साल तक उसको लगती रहती है ताकि वो इन सारी बीमारियों से महफूज रहे। अब इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि हमारी एवरेज एज वो है 60+ बताते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो हमारा जो हेल्थ का इशू है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पहली बात तो उसने ये डिस्कस की। फिर दूसरी चीज़ उसने डिस्कस की बेटर सैनिटरी कंडीशंस, कि जो हमारा बेटर सैनिटरी का जो निज़ाम है वो कहता है कि वो बहुत बेहतरीन हो गया है।
ठीक है। सफाई सुथराई के जो हालात हैं हमारे वो जो हैं बहुत बेहतर हो गए हैं। तो पहले क्या होता था पहले वो कहता है पुअर ड्रेन एंड सेंट्री सिस्टम के जो नक्कासी आब का इंतज़ाम था वो बड़ा नाकिस था। ठीक है, वहाँ पे खुली नालियाँ होती थी जिनमें से पानी गुज़रता था, तो वो गंदगी का बायस बनता था, लोगों को जम्स लगते थे। बीमारियाँ लगने की बेसिक वजह भी यही होती थी। आउटडोर टॉयलेट्स, लोगों ने बाहर टॉयलेट्स बनाए हुए होते थे, बाहर जाते थे टॉयलेट्स में। ठीक है, तो एक वो गंदगी का बड़ा ज़रिया था। तब अनपेव्ड स्ट्रीट्स होती थी, उनका कोई ड्रेनेज सिस्टम जो था वो इम्प्रूव नहीं था। वो कहते हैं कि खुली नालियों में सारा जो कूड़ा करकट और गंद था वो जाया करता था, जिससे लोगों को बीमारियां लगती थीं। ना पुख्ता सड़कें थी, कच्ची सड़कें थीं, जब पानी वहाँ जाता था तो कीचड़ बन जाता था और वहाँ गंदगी का बायस बनता था। लेकिन अब से वो जब कंपेयर करता है तो वो कहता है कि हमारी जो हैं पेव्ड स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, हमारी जो पक्की और पुख्ता सड़कें हैं और हमारा ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बनाया जा चुका है। हमारा जो निकासी आब का इंतज़ाम है वो भी बड़े अच्छे से कर दिया गया है। वो कहता है डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन अब हमारा जो है सफाई से मुतल्लिक एक बड़ा शोबा बना दिया गया है, जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बनाया जाता है, पक्की सड़कें बनाई जाती हैं ताकि इस तरह के हालात से निपटा जा सके। अब पूरा जो है एक प्रॉपर वहाँ पे एक उसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और फिर वो हमसे डिस्कस करता है कि वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम बहुत थी, लोग जो थे वो गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। ठीक है, पानी जो था वो साफ़ सुथरा नहीं था, इतनी पुअर कंडीशन थी कि लोगों को ज़्यादातर बीमारियां इस गंदे पानी की वजह से लगती थीं। तो तब कोई नहीं था उनके पास सिस्टम के वो उस पानी को कैसे साफ़ करें। तो अब फिर क्या किया उन्होंने रिवर कोलोराडो का जिक्र किया है इस चैप्टर में। वो कहता है कि जो 544 किलोमीटर 544 किलोमीटर दूर है लॉस एंजल्स में। वो कहता है कि वहाँ से उन्होंने फिर वो अपना पानी का जो सिस्टम है वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से वो पानी लाए अपने मुल्क में और वहाँ से बेहतर और साफ़ सुथरे पानी का इंतज़ाम किया। तो वहाँ पर उसने ख़ास तौर पर रिवर कोलोराडो को मेंशन किया है, लॉस एंजल्स में है ये, कि वहाँ से फिर पानी का जो है बेहतरीन इंतज़ाम शुरू हुआ और थोड़ा सा उसमें चेंज आया। वो कहता है कि फिर खुराक पे आ जाता है, मोर फूड और बेटर फूड, कि अब जो है हमारे पास खुराक ज़्यादा है और बेहतर है। आज से 100 साल पहले की अगर बात करें, वो कहता है तो तब सिर्फ जो सीज़न चल रहा होता था वो ही चीज़ें होती थी, सीजनल फ्रूट होते थे, सीजनल वेजिटेबल्स होती थी, तो इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं था। तो अब तो हमारे पास बहुत एडवांस वेज़ आ गए हैं कि अपनी चीज़ों को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो कहते हैं तब 100 years अगो जो था सीजनल फ्रूट्स होते थे, सीजनल वेजिटेबल्स होती थी। हाउस वाइफ्स क्या करती थी, वो डिफरेंट मेथड यूज़ करती थी इन फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए। वो पिकलिंग, ड्राइड वेजिटेबल्स, ड्राइड मीट, वो क्या करती थी कि उनको पिकलिंग यानी कि अचार डाल लेती थी, उसके अचार की फॉर्म में रखती थी, सब्जियों को खुश कर लेती थी और फिर जब दिल चाहता था उनको तब पकाती थी और फिर जो गोश्त था उसको नमक लगाया जाता था, उसका पानी निकाल दिया जाता था, फिर उसको खुश कर लिया जाता था और फिर उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता था। कि जब सीज़न गुजर जाता था तो इन चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं था कि ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। ठीक है, तो वो कहता है लेकिन अगर आज का हम देखें तो आज का हमारा जो माहौल है इसमें हमारे सिर्फ सीजनल फ्रूट नहीं, हमें आउट ऑफ सीज़न भी तमाम किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलती रहती हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल्स हम होल द ईयर यूज़ भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए मॉडर्न मेथड जैसे कि सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं और इन सारे मेथड्स जो हैं इनके ज़रिए से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। तो एक तो ये बड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है और दूसरी बात ये है कि वो जो खुराक तब बनाया करते थे उसी को उसी वक्त यूज़ किया करते थे। अब हमारे पास फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स हैं कि हम अपनी चीज़ को थोड़े अरसे के लिए भी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है बेटर वेज टू इम्प्रूव आवर सराउंडिंग्स, हमारे पास बेहतर ज़राए हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे गिरदोनवा की चीज़ें हैं, हम उनको बेहतर बना सकें। हम अच्छे घर बना रहे हैं, हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशंस जो बढ़ गए हैं, हम बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा हो गया है। पहले लोग बैलगाड़ियों पे, टांगों पे, घोड़ों पे सफ़र किया करते थे, लेकिन अब आपको पता है हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन कितने फास्ट हो गए हैं और कितनी आसानी से जो है इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है।
लेयर टाइम एक्टिविटीज़ हमारे पास बहुत हैं, तब फ्री टाइम गुजारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि ज़ाहिर है उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फ्री टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लेकिन अब हमारे पास फ्री या लेयर टाइम गुजारने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारा वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, तो उस वजह से हमारे पास बहुत से ज़राए हैं कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उसमें शामिल हैं। वो कहता है कि एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो हमारे एटीट्यूड में आया है। बेटर एटीट्यूड वो एंड पे जाकर डिस्कस करता है कि हमारे एटीट्यूड्स जो हैं ये बहुत बेहतर हो गए हैं। वो कैसे बेहतर हो गए हैं? वो कहते हैं कि पहले जो सुपरस्टिशन लेवल था, सुपरस्टिशन लेवल मतलब कि जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ तरह की क्या कहते हैं उसको सुपरस्टिशंस में मुब्तला थे, तोहम परस्ती में मुब्तला थे। छोटी छोटी चीज़ों पर वो अपने से जेस्टर्स बना लिया करते थे कि जी ये इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से ये करेंगे तो ये हो जाएगा। साइंस ऑफ गुड लक एंड बैड लक, उन्होंने हिंसे जो हैं डिजिट्स जो हैं वो बनाए हुए थे। अगर ये डिजिट है, ये डेट है, इस पर ये काम किया जाए, इस डेट पे ये काम ना किया जाए, क्योंकि वो इन अदद को, इन डिजिट्स को अपने लिए गुड लक और बैड लक का कॉज समझते थे। फिर वो कहते थे इवल स्पिरिट्स कॉज डिजीज़, कि जब कोई शख्स बीमार हो जाता था वो ये नहीं कहते थे कि हमारी सराउंडिंग्स जो हैं वो ख़राब हैं, हमारे इर्द गिर्द जम्स हैं, हमारे पास पानी का इंतज़ाम नहीं है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे पानी में बड़े जम्स हैं। वो इस चीज़ को ब्लेम देते थे कि जो इवल स्पिरिट्स हैं, बदरूहें हैं, वो बीमारियाँ लाती हैं, वो बीमारियों का बायस बनते थे। एक सुपरस्टिशन उनमें ये बड़ा पाया जाता था। ठीक है, वो क्या करते थे कि ब्लैक कैट, काली बिल्ली सामने से गुजर जाए, किसी के हाथ से शीशा टूट कर गुजर जाए, नंबर 13 पे अगर कोई काम किया जाए, 13 तारीख को कोई काम किया जाए, तो ये सारे के सारे बदशगुनी कहलाते थे, सुपरस्टिशंस कहलाती थी। वो इन तोहमात में मुब्तला थे, इन सारी चीज़ों को वो बुरा समझते थे अगर ऐसा हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इंसान इस बात को जान गया है कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो किसी रीज़न की वजह से होती हैं। इंसान का अब जो यकीन है वो हक़ाइक़ पे ज़्यादा है मफरूज़े से ज़्यादा वो हक़ाइक़ पे यकीन रखता है कि अगर ये काम हुआ है तो इसकी कोई ना कोई रीज़न और लॉजिक है, उस वजह से ये काम हो रहा है, ना कि कोई काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है या सुबह शीशा टूट गया था या आज 13 तारीख है इस वजह से ये काम हो रहा है। तो इंसान ने इन सब पे जो है बड़ा कंट्रोल कर लिया है और अपना एटीट्यूड को बहुत बेहतर बना लिया है। वो फिर एक चीज़ वो ये कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग स्टिल प्रैक्टिस्ड। तब भी लोग जो थे एस्ट्रोलॉजर के पास जाया करते थे, ये जो किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं इनके पास लोग अब भी जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है। पहले वो अपना हर काम इनसे पूछ के करते थे कि अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो क्या ये बेहतर है या नहीं है, और इसी पर यकीन रखते थे। लेकिन अब अगर ये चीज़ प्रैक्टिस में भी है तो लोग थोड़े से प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ में भी हो गए हैं कि वो इस बात को समझते हैं फिर उस पर अमल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी में बड़ा चेंज दिया है। जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि हमारी लाइफ जो है 100 इयर्स जो पहले लाइफ थी उससे बहुत बेहतर और इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे आज के लेसन की आउटलाइन कह लें, समरी थी, ताकि हर पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है ताकि आपको हर चीज़ डिटेल से पता चल सके। और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करें जो कि पेपर में इनके मॉडर्न प्रोज में से आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं इसके, तो आपको हर पॉइंट पता हो और आप उसका ईज़िली आंसर लिख सकें। तो आज के लिए आपका होम टास्क ये है कि जितना भी ये मैंने आपको बताया है मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हुए आपके सामने आए हैं, राइटर के बारे में भी आए हैं, सारे लेसन के बारे में भी आए हैं, और फर्दर मैंने आपके साथ डिस्कशन भी जो की है, तो आपने इसको एक समरी की फॉर्म में बना लेना है। तो राइट डाउन द समरी ऑफ द लेसन इन योर नोटबुक। तो आपने अपने नोटबुक में अपना जो लेसन है इसकी समरी को लिखना है ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपने क्या सारे पॉइंट उसमें शामिल कर लिए हैं, क्या आपको सारी समझ आ गई है। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।